जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं पारस योगी। काफ़ी दिनों बाद में लौटे हैं हम। कुछ निजी कारणों की वजह से हम आपके बीच नहीं आ पाए थे, लेकिन अब हमारी क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। आज हम आपके साथ भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं और भारतीय इतिहास में हम मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास की मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, एक सल्तनत काल और एक मुगल काल। सल्तनत काल के अंदर अलग अलग प्रकार के राजाओं ने शासन किया, शासकों ने शासन किया। और मुगल काल में जो मुगल थे, बाबर के वंशज थे, उन्होंने शासन किया था। इस प्रकार भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। तो देखो, भारतीय इतिहास में पहले है मुगल काल और मुगल मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। मुगल काल जो 1526 से शुरू होता है, इसकी शुरुआत 1526 से होती है और इसकी शुरुआत 1206 से होती है। दोनों में ये फर्क है, इन दोनों की जो शुरुआत होती है वो अलग अलग समय होती है। पहले हम आज सल्तनत काल शुरुआत करेंगे। सल्तनत काल के बाद हम धीरे धीरे मुगल काल तक पहुंचेंगे। देखो, सल्तनत काल को पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पांच भागों में। ये देखिए, ये आपका हाथ है, इसको समझिए आपका सल्तनत काल है। जिस प्रकार ये अंगूठा, अंगूठा क्या है? गुलाम है। अंगूठा इन अंगुलियों का गुलाम हो गया, तो अंगूठा क्या हुआ? गुलाम। अंगूठा गुलाम वंश हुआ। और ये उंगली हुई, इस उंगली से आप क्या करेंगे? कान में खुजली करेंगे। तो खुजली करेंगे तो क्या बनेगा? खिलजी वंश। उंगली करेंगे उंगली से अपन कहाँ करेंगे? कान में, तो क्या होगी? खुजली। खुजली से क्या होगा? खिलजी वंश। देखो, दो हो गए, दो वंश पढ़ लिए। अब देखो तीसरी उंगली है, ये तीसरे नंबर की उंगली है। तो क्या हुआ? ये तुगलक। तय से तुगलक वंश। तय से क्या हुआ? तुगलक वंश। ये सैयद वंश और ये लोधी वंश। इन सब का कालक्रम किस प्रकार रहता है, हम उस चीज को हम देखेंगे। उसके बारे में हम लिखते हैं। देखो, गुलाम वंश चला था, 1206 से शुरुआत होती है इसकी। 1206 से शुरू हुआ। और ये देखो, इस 6 को कर दो उल्टा तो क्या बन गया? 1290। ये गुलाम वंश का शासनकाल आ गया। फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश कब आएगा? 1290 से शुरू तो होगा, लेकिन कब तक चलेगा ये? 1320 तक। क्यों? क्योंकि खुजली चली थी 30 वर्ष तक। कब तक चली थी? 30 वर्ष तक। तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे लंबा वंश है, शासनकाल सबसे लंबा रहा था इनका, तुगलक वंश का। ये 1320 से शुरू होगा। 1320 से शुरू होकर के ये चलेगा 1414 तक। सबसे लंबा शासनकाल किसने किया? तुगलक वंश ने किया। अब सैयद वंश है, ये चलेगा 1414 से लेकर के, देखो 14 ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने, ठीक है, 4 और 1 5, तो क्या हो गया? ये इसका शासनकाल हो गया। इसी प्रकार ये 1451 से लेकर के ये चलेगा 1526 तक। कब तक चलेगा ये? 1526 तक। इस प्रकार ये सल्तनत काल, सल्तनत काल के जो काल क्रम था वंश का, वो इस प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक बार में आ चुका है। अब हम आगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर पहला जो शासन आता है, जो शासक है, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को याद करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक किस प्रकार है? गुलाम वंश क्या थी? गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना। क्या थी? गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना। गुलाम वंश से चाकू व ढाल बना कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। देखिए, गय से हो गया गुलाम वंश। क्या हो गया? गुलाम वंश। लय से आएगा लाहौर को राजधानी बनाया। किसको बनाया? लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ढह से 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बना? 2.5 दिन का झोपड़ा।
इन सब शब्दों का अलग अलग अर्थ है। आप अगर आपको जानकारी अजीब अच्छा लगेगा कि सब शब्दों से अलग अलग चीज बनी हुई है। जिस प्रकार बनी हुई है कि लाहौर को राजधानी बनाया, उसी प्रकार ल से एक और बनता है कि लाख बख्श की उपाधि धारण की। किसकी धारण की? लाख बख्श की। लाख बख्श की उपाधि धारण की। हा से हातिम की उपाधि धारण की, हातिम सेकंड की उपाधि धारण की। हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की। कहने का मतलब ये है कि जो अपने कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने सबसे अधिक जो उपाधियां धारण की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। इन्होंने ही मतलब मलिक सिपह सिलाहीकार और लाख बख्श की, कुरान खां की, इस प्रकार की जो उपाधियां थी उन उपाधियों को धारण किया था। च से होता है चौगान। क्या हुआ? चौगान। चौगान खेलते हुए 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। और मलिक सिपह सिलाही, मलिक सिपह सिपाही सलाहकार की उपाधि, की उपाधि धारण की। और इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या काम किए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसने दो चीजों का निर्माण कराया था। एक तो इसने कुछ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा वह है जो संस्कृत विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाई गई एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसको तुड़वाकर इसने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया था। और कुविल ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जो उत्तर भारत की प्रथम इस्लाम मतलब प्रथम मस्जिद थी, उसका निर्माण कराया था। इसी के बाद में जो कुतुबुद्दीन के बाद में आता है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को याद करने के लिए एक ट्रिक चलती है कि ईद को अम्मी तू बस कुरान पढ़े जा पढ़े जा, मैं चंगेज खां को देख लूंगा, मैं चंगेज खां को देख लूंगा नागौर में। कहाँ देख लूंगा? नागौर में। ई से देखो इल्तुतमिश हो गया, ई से तो क्या हो गया? इल्तुतमिश। ई से इल्तुतमिश हो गया। द से इसने दिल्ली को राजधानी बनाई। देखो दोनों में शासकों में फर्क है, एक ने लाहौर को राजधानी बनाई, एक ने दिल्ली को राजधानी बनाई। इसी प्रकार नागौर, नागौर में इसने अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का दरवाजे का निर्माण करवाया, बनवाया। इसके काल में चंगेज खां भारत आया। चंगेज खान भारत आया। तुर्का, तू से तुर्कान ए चहलगामी, यानी चालीसा दल की शुरुआत की। चालीसा दल, तुर्कान ए चहलगामी चालीसा दल की शुरुआत की। और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने कई सारे काम कराए थे। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था और अरबी सिक्कों के जो
अरबी सिक्के चलाए थे। क्या चलाए? अरबी सिक्के चलाए। अरबी सिक्के, जो टका और टका होता है अरबी सिक्का, उसकी शुरुआत की थी। इसी साथ में इसने, यानी कि इसके शासनकाल में, इसने एक गवर्नर था बदायूनी, वहाँ के गवर्नर की गद्दी पर सबसे पहले बैठता है। ये सबसे पहले कहाँ बैठता है? बदायूं। ये सबसे पहले बदायूं का गवर्नर बनता है, वहाँ के शासक को ही हरा कर वहाँ का गवर्नर बनता है। और चंगेज खां इसके शासनकाल में आया। इसी के साथ में अपन अगर आगे इसी चीज को बढ़ाते हैं तो इसने कुतुबुद्दीन मीनार, जो बलबन था अपना, जो इसमें अपन ने जो पहले शासक पढ़ा था, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट शुरुआत कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत कराई थी। तो इसके शासन काल में क्या होता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण होता है। जो कुतुब मीनार है का निर्माण पूर्ण करवाया। अपन ने शायद पिछले वाले में लिखा नहीं होगा अपन ने। हाँ, यहाँ पर लिखना था कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। जो पहले वाला अपन ने कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा था, उसमें अपन ने एक शब्द लिखना भूल गए थे। कू से कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। उसके आगे जैसे इसमें अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है। ईद को अम्मी तू बस कुरान पढ़, मैं चंगेज खां को देख लूंगा नागौर में। ये एक पूरी ट्रिक है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें ट्रिक में देखो क्या है। ई से इल्तुतमिश शासक का नाम आ गया। द से दिल्ली को राजधानी बनाया। ऐसे अरबी सिक्के चलाए। तू से तुर्कान ए चहलगामी, जो चालीसा दल की शुरुआत की। ये गुलामों का एक दल होता था जिसमें सभी गुलाम होते थे 40 प्रकार के। और इसके आगे वैसे बदायूं का गवर्नर बनता है। तो कोसे कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाता है। इसी के शासनकाल में चंगेज खान भारत आता है और नागौर में अतार्किन के दरवाजे का निर्माण करवाता है। इसी के आगे अगर अपन देखते हैं तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के युद्ध लड़े थे। एक ता, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन के पहले, इससे पहले 2 युद्ध हो चुके थे, 1191 और 1192 में। जो हमने राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में। लेकिन जो तराइन का तीसरा युद्ध है वो इल्तुतमिश के समय होता है। उस समय जो उसके साथ में शासक होता है इल्तुतमिश, और इसके साथ में जो दूसरा शासक होता है वो ताजुद्दीन यदोलज होता है। ताजुद्दीन यदोलज को हरा करने के बाद में इल्तुतमिश इस युद्ध का विजयी बनता है। इसी के साथ में आगे भूताला का युद्ध होता है जो 1226 में होता है। इसमें इल्तुतमिश और जेतर सिंह के होता है। जेतर सिंह चित्तौड़ का शासक होता है। और जो चित्तौड़ का शासक होता है, इल्तुतमिश इस युद्ध में अपने आप को हार स्वीकार मानता है। और इस युद्ध की जानकारी जो हमीर का जो ग्रंथ है, हमीर मद मर्दन ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है। इसी के आगे हम अपन चलते हैं तो एक मात्र शासिका बनी थी रजिया। देखो, एक चीज बताते हैं आपको। जो इसमें र है, ये इससे र से क्या है? रजिया। रजिया को सुल्तान घोषित करता है। रजिया को सुल्तान घोषित करता है। ठीक है, इसके आगे रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक शासक बनती है। और रजिया सुल्तान के अंदर केवल एक ही कमी थी कि वह एक महिला थी। इस महिला ना होने के अलावा उसमें सभी गुण थे शासक बनने के। रजिया सुल्तान के याद करने के लिए अपने पास में एक ट्रिक आती है। राज आप कैसे हो? राज आप कैसे हो? आपको कोई भी मिले उससे आप एक ही प्रश्न पूछे, राज आप कैसे हो। इससे आपको रजिया सुल्तान अच्छे से याद हो जाएगी। देखो, र से रजिया। रजिया सुल्तान।
जैसे जनता द्वारा चुनी गई, जनता द्वारा चुनी गई। आ से अल्पतगीन से विवाह किया। प से पर्दा प्रथा का अंत किया, पर्दा प्रथा का अंत किया, पर्दा प्रथा का अंत किया। पहले के काल में क्या होता था, महिलाओं को पर्दा में रहने पड़ता था, लेकिन जो रजिया सुल्तान थी वो पर्दा प्रथा का अंत करती है। कुबा और कुल्हा मतलब यानी कि टोपी और एक लंबा जो कुर्ता होता है उस तरह का कपड़े पहन करके वह दरबार में जाया करती थी। कैसे, कैसे से बनता है कैथल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा। कैथल हरियाणा में 1240 में लुटेरे द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, लुटेरे द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बारे में जो एक इतिहासकार हुए हैं एलिस्टन, उन्होंने कहा है कि रजिया में एक महिला होने के अलावा सभी गुण थे। अगर वह महिला नहीं होती तो वह एक सर्वश्रेष्ठ शासक बनकर निकलती, लेकिन उसमें एक महिला होने का जो गुण था वो उसकी कमी बताई जाती है। इसी से हम आगे चलते हैं। आगे आते हैं बलबन, जो एक बहुत ही जो गुलाम शासक का जो था उसमें एक आता है बलबन। बलबन का शासनकाल 1240 से लेकर के 1286 तक होता है। और इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है, वो ट्रिक इस प्रकार है कि बचा हुआ लोन अम्मी अब इसी उल्लू को देना, बचा हुआ लोन अब इसी उल्लू को देना। किस प्रकार करेंगे, वैसे वैसे बलबन, ठीक है। जैसे चालीसा, जो चालीसा दल की शुरुआत, चालीसा दल की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने। और ये क्या करता है, उस दल को समाप्त कर देता है, चालीसा दल को समाप्त किया। यानी जो काम इल्तुतमिश करके गया था उस काम को ये विपरीत कर देता है और समाप्त कर देता है। लो से लोह रक्त की नीति अपनाई, लोह रक्त की नीति अपनाई। इसने सबसे अलग नीति अपनाई, लोह और रक्त की नीति अपनाई। सी से इसने सिजदा होता है, इसने ईरानी जो रीति रिवाज होते हैं उनको अपनाया। ईरानी रीति रिवाज को क्यों अपनाया, क्योंकि ये ईरान का था। इसको ईरान से लाए गए थे और ईरान से ला करके यहाँ पर गुलाम बनाया गया था। तो इसमें इसके अंदर जो गुण थे वह ईरानी प्रकृति पद्धति के थे। तो ये जो अपने जब शासक बना तो इसने क्या किया कि ईरान वाले जो नियम थे, जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों को इसने वहां पर लागू किया। किस प्रकार लागू किया कि जैसे सिजदा, सिजदा क्या होता है, शासक के सामने झुककर प्रणाम करना। और इसी प्रकार एक और था कि पायबोस, शासक को पैरों को चूमना। तो यानी जो ईरानी पद्धति थी, नवरोज, नवरोज त्योहार की स्थापना की। और जैसे एक होता है तुलादान, और मुहर्रम में जो वो निकाले जाते हैं, क्या कहते हैं उनको, मुहर्रम में जो निकाले जाते हैं, जो आपस में कोड़े मारे जाते हैं मुहर्रम के। तो वो इस प्रकार से जो ईरानी पद्धति के त्योहार होते हैं उन त्योहारों की शुरुआत की थी। इसलिए बलबन का शासनकाल 1240 से 1286 तक था। ये एक अच्छा शासक बनकर निकला था। इसके बाद में जो शासक आते हैं वह केवल, हाँ, इसने एक दो विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज, ये एक सैन्य विभाग था। ये क्या था, सैन्य विभाग। इसके द्वारा दो विभाग की जो विभागों की स्थापना की गई थी। और एक था दीवान ए बरीद, जिसको कहते हैं गुप्तचर विभाग। ये दो विभाग इसके द्वारा चालू किए गए थे, जो अभी तक भी चल रहे हैं अपने भारत। सभी देशों के जो अलग अलग होते हैं उन सब में सैन्य दल और जो गुप्तचर विभाग है वो दोनों है। इसके बाद में जो आते हैं वो आगे आते हैं अपने केकुबाद। केकुबाद जो एक शराबी था, क्या था, एक शराबी था। जो ये हमेशा शराबी था और ये हमेशा शराब पीता था।
इसको लकवा होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको गंगा में बहा दिया जाता है। इसके बाद आता है अपना क्यूमर्स। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। इसके द्वारा इसके ऊपर जो जलाउद्दीन खिलजी होता है वो इसके ऊपर आक्रमण करता है और इसको हरा देता है, क्योंकि ये एक अच्छा शासक नहीं बन पाया। और ये अच्छा शासक नहीं बन पाने के कारण इसको राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा। और जलाउद्दीन खिलजी होता है वो इसको मार देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। जो हम अपना अगला वीडियो आएगा उसमें हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश कितने थे, कौन कौन से थे, कब क्या क्या हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, देखिए बताइए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।